Assalamu alaikum dear students. Hope so you all will be fine. So today I will discuss about the chapter number 8, getting started with C of computer science book part second year. So first of all, let me introduce myself Muhammad Osama Khalid, Microsoft certified professional, IT expert in the field of computer science for more than 6 years plus experience in Punjab colleges. So let's start फ्रॉम द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 के बेटा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम. सो यहाँ पे दिए गए तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आपके एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 8 में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने उनको मैनेज किया है ताकि आपको इजीली उनका जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया जा सके और आपको उसका अच्छा कंसेप्ट जो है वो बेटर कंसेप्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम. So the set of instructions given to the computer to solve a specific problem is called computer program. अब व्हाट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हम कंप्यूटर को किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है. एंड कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. यानी कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि यू हैव टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा एक प्रॉब्लम का. ठीक है. सो उसको हमने क्या नाम दिया कि दिस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम सो यू हैव अ क्रिएट कमांड ऑन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. यानी कि अगर आप देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ऐसे लिखना है या उर्दू में लिखना है तो आपको इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए. इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फील्ड. ठीक है. सो प्रोग्राम लिखने के लिए या कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम भी देते हैं. उसको हम क्या किस तरह से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो इनपुट हम दे रहे हैं कंप्यूटर को उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं, वो इनपुट है, उसको हमने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम दिया. सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बोला कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड है. और अब हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज जो है बेटा वो किसी भी कह लें कि कम्युनिकेशन में सबसे अहम या इम्पोर्टेंट जो रोल है वो लैंग्वेज का है. और लैंग्वेज के बगैर वी कांट कम्युनिकेट. इफ़ यू हैव टू कम्युनिकेट विद एन इंग्लिश नेटिव स्पीकर सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ताकि आप अपना मैसेज उसको कन्वे कर सकें और आप उसकी बात को समझ सकें. इसी तरह जब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है सो वी हैव टू अप्लाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्लाई करनी पड़ती है और इसके लिए वी मस्ट हैव द आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वी मस्ट हैव द स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So what is programming language? Programming language is a way to communicate with the computer. ठीक है. All computer programs are written in programming languages. Every programming language has a set of alphabets and rules. जैसे इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, उर्दू के अपने रूल्स हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज के अपने रूल हैं, इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट रूल्स हैं. इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन बाय using the alphabets and rules defined by the computer programming language. ठीक है. अब जब आप जिस लैंग्वेज को भी यूज़ करेंगे तो आप उसके दिए गए अल्फ़ाबेट्स और रूल्स को फॉलो करेंगे. उसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर से जो है वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज आपको दी गई है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसके अलावा मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो बेटा यूनिवर्सली देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नंबर 1 low level language and the number 3 is the high level language. And
अब इन दोनों लैंग्वेजेस का क्या कंसेप्ट है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ. व्हाट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जो क्लोज है ह्यूमन लैंग्वेज के, यानी कि वेरी नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि क्लोज टू ह्यूमन से मुराद जो इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. The instructions written in high level language look like English language sentences. High level languages are easy to learn and understand. अब वो क्या कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज. और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इट्स मीन कि यू कैन ईजिली राइट दी प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड क्यों है? क्योंकि हम इंसान उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. एंड सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश यानी कि सी शार्प एंड पाइथन आर सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. Let's discuss about the low level language. A language that is close to the language of computer is called low level language. Computer itself uses this language is called a low level language, and there are two types of low level languages, machine language and assembly language. अब low level language का जिस तरह high level language near to human है, इस तरह low level language near to machine या कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर जो है वो जस्ट अंडरस्टैंड करता है कि इसको लो लेवल लैंग्वेज को. ठीक है. इट्स मीन कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज, और इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज. सो two types of low level languages are machine language and assembly language. So what is the concept of machine language? Let's discuss here. Machine language is also called binary language, and binary means the language in binary digits, bits, and just there are two bits, 0 and 1. ठीक है ना. तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को, और बाइनरी मीन्स 2, और 2 में हमारे पास वी हैव 2 यू कैन से अल्फ़ाबेट्स 0 एंड 1, और 2 नंबर्स 0 एंड 1. इसी के कम्बिनेशन के ऊपर पूरी की पूरी मशीन लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट करती है. Computer can understand only machine language. The programs written in other programming languages are first translated to machine language and then used on computer. जो कंप्यूटर है बेसिकली कंप्यूटर जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज दैट इज़ मशीन लैंग्वेज. और अगर किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे एज एन इनपुट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर उनको सबसे पहले क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में, ताकि वो खुद उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सके. So it is also called the native language of computer is the important term. Okay, what is the native language of computer? So binary language or machine language is the native language of computer. And what is assembly language? It is a programming language in which machine language instructions are replaced by English like words. अब बेसिकली assembly language का क्या कंसेप्ट है कि assembly language बेसिकली है तो लो लेवल लैंग्वेज, बट इसके अंदर हमने कुछ सिम्बल्स को, कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है. दीज वर्ड्स आर नोन एज मनीमोनिक्स, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं मनीमोनिक्स लिखूंगा, बट अगर मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करूं तो मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा एज निमोनिक. सो हेयर द एम इज़ साइलेंट, निमोनिक्स. ठीक है. एन असेंबली लैंग्वेज यूज्ड इंग्लिश लाइक वर्ड्स. इट इज़ ईजी टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज. इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बेसिकली असेंबली लैंग्वेज का बेसिकली जो पर्पज़ है वो क्या है कि हमने जो इसको थोड़ा सा आसान किया है ये भी लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन इसको 1 स्टेप हायर किया मशीन लैंग्वेज से. और इसकी बेसिकली ज़रूरत जो पड़ती है वो हमें पड़ती है डेवलपमेंट ऑफ दी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. यू कैन से इट इज़ नियर टू हाई लेवल लैंग्वेज बट नॉट द हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है. मतलब इसमें हम कुछ सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट फॉल ये किस में करती है, लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि ये जस्ट 1 स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम टोटली जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स को ही यूज़ करके जो है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर करते हैं. तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज जो है वो किस डेवलपमेंट में यूज़ होती है, सिस्टम डेवलप करने के लिए. और आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सिस्टम डेवलपमेंट प्लस एप्लीकेशन डेवलपमेंट दोनों प्लेटफॉर्म पर यूज़ की जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ सोर्स प्रोग्राम. सो ईजीएस्ट डेफिनेशन है सोर्स प्रोग्राम क्या है, हर वो प्रोग्राम या हर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपको हाई लेवल लैंग्वेज में मिले या हाई लेवल लैंग्वेज में
राइट किया गया प्रोग्राम जो है वो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। मतलब अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, मैं सी यूज़ कर रहा हूँ, मैं सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहा हूँ, सो वो कोडिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज में की जाए उसको हम क्या नाम देंगे, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। और इसी तरह अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, तो उसको मैं नाम दूंगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का। ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि उसको वो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी किस लैंग्वेज में है, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन अगर सोर्स प्रोग्राम है तो कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या चीज़ है बेटा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अब बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जितनी बार हम हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करेंगे कंप्यूटर उतनी मरतबा उसको लो लेवल लैंग्वेज में करेगा ट्रांसलेट। पर वो ट्रांसलेट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर को यूज़ करेगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का दूसरा नाम लैंग्वेज प्रोसेसर है, और लैंग्वेज प्रोसेसर मीन लैंग्वेज को प्रोसेस करना। सो अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम अगर आप उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और कंप्यूटर के पास जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर अवेलेबल होता है, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो जब मैं सोर्स प्रोग्राम में कोड करूँगा तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू मेरा सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, और कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड करके हमें रिक्वायर्ड आउटपुट देगा हाई लेवल लैंग्वेज में दोबारा ट्रांसलेशन की मदद से। सो डिफरेंट किस्म के ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। सो व्हाट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर। अभी जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की कि व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो कंपाइलर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मोस्ट कह लें कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, and this is the basically software that converts a high level language program into machine language is called compiler. Every language has its own compiler. First a program is written in high level language, then it is given to the compiler and compiler detects and tells about error in the program. So basically compiler क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और ये भी चेक करेगा कि क्या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई एरर तो नहीं। अगर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड में कोई एरर होगा तो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, यानी कि उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा जब तक हम उस अपने कोड में से एरर्स को रिमूव नहीं कर देते। व्हेन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ एरर फ्री, कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज। और ये आपका कंपाइलर जो आपके पूरे प्रोग्राम को फर्स्ट रीड करेगा एज अ होल, एंड देन एट द एंड आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा, उसमें से एरर्स को चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर फ्री होगा देन हमें आउटपुट देगा। और अगर किसी भी लाइन में उसको एरर मिलेगा तो एट द एंड वो हमें पूरे कोड को रीड करने के बाद बताया जाएगा कि जी लाइन नंबर, अगर हमारी 10 लाइन्स का कोड है तो हमें बता देगा कि लाइन नंबर 1, 3 एंड 5 में जो है वो एरर है, पहले इसको आप क्या करें, डिबग करें, यानी कि इसमें से एरर रिमूव करें। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, यानी कि मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। The second translator is the interpreter. It is a program that converts a source program into object program one statement at a time. अब what is the difference between compiler and interpreter? So compiler जो है वो पूरे कोड को पहले रीड करेगा एंड एट द एंड आपको रिजल्ट देगा। हालांकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इंटरप्रेटर आपके कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, जहाँ जिस लाइन पे एरर आ जाए ये वहीं पे स्टक कर जाएगा और आपको एक मैसेज पॉपअप करेगा कि इस लाइन में एरर है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व दिस एरर, देन आई विल फर्दर begin to translate the code. So it takes one statement of source program, translates it in machine code and executes it. After the execution of one statement, it takes next statement and repeat this process till the last instruction of program. यानी कि इंटरप्रेटर अगर मेरी 10 लाइन्स हैं कोड की तो इंटरप्रेटर 1 बाय 1 कोड को रीड करेगा और लाइन नंबर 10 तक जाते जाते ये हर स्टेटमेंट को 1 बाय 1 कन्वर्ट कर चुका होगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। Next we have the third type of language translator, that is assembler. And what is assembler? It is a language translator that converts a program written in assembly language into machine language. अब हमने बात की कि हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज को किसके अंदर, अपना हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर।
लेकिन असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कब होगा ट्रांसलेट, जब असेंबलर को यूज़ करेंगे। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर कन्वर्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है। स्ट्रक्चर का मुराद होता है एक ढांचा, एक स्पेसिफिक पाथ है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बिल्डिंग है, हमारे पास मॉडल है जिसको फॉलो करते हुए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप्लाई करेंगे। सो इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स और मॉड्यूल्स। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स यानी डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। दीज मॉड्यूल्स आर कंबाइंड टू मेक अ कंप्लीट प्रोग्राम। यानी कि हम बेसिकली क्या करते हैं, होता हमारा एक ही प्रोग्राम है लेकिन हम एक प्रोग्राम को भी कुछ मॉड्यूल्स में, कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और हर मॉड्यूल को सेपरेटली सॉल्व करते हैं ताकि जो है हमारी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इट इज़ ईजी टू राइट एंड डिबग अ प्रोग्राम रिटन इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देर इज़ लेस चांस ऑफ एरर। जब मुझे पता है कि मैंने जो है वो एक कैलकुलेटर, सपोज वी हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेटर थ्रू अ सी लैंग्वेज, तो उसके लिए उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और मॉडुलस का ऑपरेटर मैं लगाऊंगा। तो मैं उसको क्या करूँगा कि बेटर अप्रोच क्या है कि मैं हर फंक्शन के लिए, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए सिंगल सेपरेट मॉड्यूल्स बनाऊँगा और सेपरेट उसको टेस्ट करने के बाद एट द एंड मैं उसको मर्ज कर दूंगा। तो मुझे पता होगा कि मेरा पूरा जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री है, उसमें चांस ऑफ एरर नहीं है। तो ये फ़ायदा है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। एंड एट द एंड अदर हैंड आई हैव अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होल प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि मैंने कैलकुलेटर ही बनाना है, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और मॉडुलस के जो है वो फंक्शंस अप्लाई करने हैं, बट मैं उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक नहीं करूँगा। मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही फंक्शन के अंदर वो सारे के सारे ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करवा दूँगा विदाउट एनी स्पेसिफिक मॉडल और स्ट्रक्चर। तो इस तरह के मॉडल को जो है मैं नाम दूंगा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स और मॉड्यूल्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग अ प्रोग्राम रिटन इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर इज़ मोर चांस ऑफ एरर। जब मुझे पता है कि मेरे मॉड्यूल्स नहीं है, अगर कहीं पे एरर आता है तो मुझे पूरे के पूरे कोड को जो है वो व्यू करना पड़ेगा, पूरे के पूरे कोड को जो है एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी किस लाइन में कहाँ पे जाके एरर है, ठीक है। लेकिन अगर वही काम जो है मैं मॉड्यूल्स की सूरत में करूँगा तो मुझे पता होगा कि मैंने जितने मॉड्यूल्स बनाए हैं मैंने उनको टेस्ट भी कर लिया है और वो एरर फ्री हैं। तो अगर किसी थर्ड या फोर्थ मॉड्यूल में एरर आ गया तो मुझे पता होगा कि पूरे प्रोग्राम में एरर नहीं बल्कि मेरे स्पेसिफिक मॉड्यूल में एरर है और मैं उसको एट द स्पॉट फाइंड करके रिमूव कर सकता हूँ। अनस्ट्रक्चर में मेरे पास ये अप्रोच नहीं है। अनस्ट्रक्चर में अगर कोई एरर आएगा तो मुझे पूरे के पूरे कोड को जो है एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो द नेक्स्ट इज question number 15, what is pre-processor। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ अ प्री प्रोसेसर, या ये क्या चीज़ है। तो इसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये तो आप सबको पता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंपाइलेशन। ये भी आपको पता है कि कंपाइलर कंपाइल करता है, ठीक है, हमारे हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। बट what is preprocessor? Preprocessor is a program that modifies a C program before compilation. Preprocessor directives are the instructions for the preprocessor। अब बेसिकली प्रीप्रोसेसर क्या, प्रीप्रोसेसर एक कंपाइलर के अंदर ही एक बिल्ट इन प्रोग्राम है और वो बेसिकली करता क्या है, वो आपके सी प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले मॉडिफाई करता है, उसको चेक करता है कि क्या इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफ़िल किया गया है, क्या इस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन फंक्शंस को, इनपुट आउटपुट के फंक्शंस को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड कह लें कि फंक्शंस थे, जो रिक्वायर्ड फाइल्स थी, क्या वो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसको बोलते हैं कि प्री प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम है जो सी लैंग्वेज को या सी के प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है। और इस मकसद के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ किया जाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ें आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्री प्रोसेसर, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्शंस है प्री प्रोसेसर के लिए, यानी उसको कमांड्स प्रोवाइड करती हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्वेश्चन नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इन डिटेल। व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्री प्रोसेसर, यानी कि अब प्री प्रोसेसर जो कि मॉडिफाई करता है सी प्रोग्राम को, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ से आप स्टार्ट लोगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से, जो कि आपके प्रोग्राम को ये बताएगा कि कौन कौन सी फाइल्स हैं जो कि हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है, ताकि इन नेक्स्ट हम अपने इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। एवरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद हैश सिंबल। सो इसका सिंटेक्स है कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हैश सिंबल इंक्लूड और डिफाइन डायरेक्टिव्स आर यूज्ड। हैश सिंबल के बाद जो डायरेक्टिव्स अप्लाई किए जाते हैं वो दो हैं, दो किस्म के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, याद रखिएगा, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड कंपाइलर डायरेक्टिव। और इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का कमांड पर्पज़ क्या है? कमांड देना, आपके सी के प्रोग्राम को कमांड देना कि इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए, ठीक है, यानी कि इंक्लूड किया जाए थ्रू इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सो यहाँ तक आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू की जाएंगी, और ये हैश सिंबल के साथ जो है वो स्टार्ट होगा, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कंपाइलर डायरेक्टिव्स का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव? अब इंक्लूड की डायरेक्टिव क्या करती है? इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन टू दी प्रोग्राम। अब बेसिकली क्या पर्पज़ है जी इंक्लूड डायरेक्टिव का? इंक्लूड डायरेक्टिव का बेसिकली जो पर्पज़ है वो क्या है कि अभी हमने बात की प्रीवियस क्वेश्चन में कि कमांड्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना प्री प्रोसेसर को। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? इंक्लूड डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए या यूटिलाइज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करो, यानी कि हेडर फाइल्स को शामिल करो। और हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल्स हमारे पास वो बिल्ट इन फाइल्स हैं जो हमारे इनपुट या आउटपुट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपने गेम प्ले करनी है, सो यू नीड टू यूज़ द कीबोर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द गेम। सो अगर आप कीबोर्ड अटैच नहीं करोगे तो आप अपने कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है, अपनी गेम में इनपुट नहीं दे सकते। इसी तरह अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट देनी है, सो यू हैव टू इंक्लूड सम हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। और अगर आप वो हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर इनपुट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। The relevant header file of the library function we want to use it in programs are mentioned at the beginning of program by using include directive. So you know कि we have most commonly used जो है हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स हैं या हेडर फाइल्स हैं, वो हमारे पास क्या है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो कि आउटपुट के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट के हमारे इनपुट के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी हेडर फाइल? conio.h की फ़ाइल, ठीक है ना। हेडर फाइल की एक्सटेंशन जो है वो सपोज conio.h, तो .h मीन ये एक हेडर फाइल है। इसी तरह stdio.h, conio.h, सो h इज़ अ हेडर फाइल, और conio और stdio हमारी हेडर फाइल्स हैं जिनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड के थ्रू अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ वर्क ऑफ डिफाइन डायरेक्टिव। सो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि दो टाइप्स के डायरेक्टिव्स हैं, इंक्लूड और डिफाइन। और डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पर्पस है कांस्टेंट मैक्रो को डिफाइन करना, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, और इट्स जनरल सिंटेक्स यानी इसको लिखने का मेथड क्या है? हैश डिफाइन, यानी हैश स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डिफाइन जो है हमारे पास डिफाइन डायरेक्टिव का नाम है, स्पेस मैक्रो नेम एंड स्पेस एक्सप्रेशन। अब मैक्रो नेम क्या है? मैक्रो नेम मीन्स मैक्रो, कांस्टेंट मैक्रो मीन्स वो नाम जो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को दिया जाए उसको कांस्टेंट मैक्रो का नाम दिया जाता है, ठीक है। कांस्टेंट मैक्रो मीन्स वो नाम जो हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को दिया जाए, को असाइन करें, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट मैक्रो है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है हैश डिफाइन पाई स्पेस 3.14। अब पाई जो है दैट इज़ द कांस्टेंट मैक्रो, द मैक्रो नेम, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू 3.14 को दिया गया।
Next question is what is statement terminator? Very important. So every C language statement ends with semicolon. Semicolon. अब जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे उन स्टेटमेंट्स को एंड करने के लिए यू हैव टू राइट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जिसको हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर का नाम दिया। और ये बताता है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है एंड हो रही है, ठीक है। टर्मिनेट मीन्स एंड होना, ख़त्म होना। सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। Question number 20, what are the delimiters? So curly braces at the beginning and end of the main function are called delimiters, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम में कर्ली ब्रेसेस को भी यूज़ करते हैं। हम अपने मेन फंक्शन के बाद, मेन फंक्शन को इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स को अप्लाई करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो उनको हम क्या नाम देते हैं, डेलीमीटर्स। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी तमाम की तमाम सी स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे। वो स्टेटमेंट जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट के बाहर होगी उसको प्रोग्राम जो कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्ली ब्रेसेस, जिसको हम डेलीमीटर्स का नाम देते हैं। द नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ द व्हाट इज़ द मेन फंक्शन। सो अब हमें पता लग गया कि हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आती है, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद जो है वो हमें जो मेन चीज़ चाहिए दैट इज़ द मेन फंक्शन। एवरी सी लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट या कंपाइल नहीं करेगा। अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम आर रिटन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ऑफ मेन फंक्शन। दीज स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड इन मेन फंक्शन आर कॉल्ड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। यानी कि अब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास मेन का फंक्शन है। अब फंक्शन है ना, तो फंक्शन क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। सो वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी पूरी सी की स्टेटमेंट्स, अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करवाएंगे, जिसको हम बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहते हैं। व्हाट आर बग्स एंड डिबगिंग? सो बग मीन्स एरर इन अ प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो है वो हमें फेस करना पड़ सकते हैं, जिसको हम बग्स का नाम देते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिबगिंग? के प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज़ कॉल्ड डिबगिंग। मतलब कि हम एरर्स को फाइंड करेंगे और फिर उनको रिमूव करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिएटिंग अ प्रोग्राम? सो ये जो है प्रोग्राम क्रिएट किस तरह से किया जाता है, वट या इससे क्या मुराद है? सो राइटिंग सोर्स कोड स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम। टर्बो सी IDE कैन बी यूज टू क्रिएट एंड एडिट प्रोग्राम। सो आपको पता है कि सोर्स कोड, यानी अब आपको पता है कि सोर्स कोड क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। सो सोर्स कोड में लिखा गया प्रोग्राम या उस प्रोसेस को, उस सोर्स कोड को लिखने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको हम बोलते हैं राइटिंग। यानी क्रिएट कर रहे हैं हम एक प्रोग्राम को और उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमने ये सोर्स कोड लिखना कहाँ पे, तो वो हमने टर्बो सी IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमें डिफरेंट किस्म के इस तरह के IDEs मिलते हैं, हमें एडिटर्स मिलते हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए। सो सेकेंड ईयर में पार्ट 2 के अंदर जो हमें IDE प्रोवाइड किया गया दैट इज़ टर्बो सी। इसके अलावा हम और भी एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेव C++ यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++। ये डिफरेंट किस्म के एडिटर्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन टर्बो सी को यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि आपके कोर्स में टर्बो सी जो है वो शामिल है। सो इसके अंदर टर्बो सी IDE के अंदर हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे और एडिट करेंगे। सो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ प्रोग्राम हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है राइटिंग एंड देन है क्रिएटिंग। ये प्रोग्राम के स्टेप्स हैं कि हम प्रोग्राम को डेवलप कैसे करेंगे। सो राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स प्रोग्राम इज़ द फर्स्ट स्टेप। सोर्स कोड इज रिटन इन सी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन टर्बो सी IDE। सो हमें पता है कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर और हम कहाँ पे लिखेंगे, टर्बो सी के अंदर। सो चेंजिंग सोर्स कोड एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एडिटिंग अ प्रोग्राम। सो सबसे पहले कुछ लिखा होगा तो ही उसको एडिट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कुछ एरर तो नहीं। अगर कोई एरर होगा तो हम उसको डिलीट करेंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे। वो मॉडिफिकेशन बेसिकली एडिटिंग कहलाती है कि आपने चेंज करके न्यू लाइन्स लिखी हैं, कुछ ख़त्म किया, कुछ ऐड किया मज़ीद, तो वो हमारा एडिटिंग होगी। क्वेश्चन 25, व्हाट इज़ मेंट बाय कंपाइलिंग अ प्रोग्राम? सो अब सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उसको एडिट करते हैं और फिर उसको हम मतलब इन फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको सेव भी कर देते हैं। और आफ्टर दैट प्रोसेस हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। एंड
नाउ अब आप सबको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कंपाइलिंग जो है वो कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। और कंपाइलिंग में क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन होती है। सो अब यहाँ पे कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड सी लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज। It understands only machine language. So C language code is converted into machine language. The process of converting source code into machine code is called compiling. ठीक है, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन जो है उसको हम कंपाइलिंग का नाम देते हैं। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कंपाइल सोर्स कोड। इफ़ कंपाइलिंग इज सक्सेसफुल, सोर्स प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और आपको पता है कि हमें कंपाइलर के थ्रू सोर्स प्रोग्राम से हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मिलता है। एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव्ड ऑन डिस्क, यानी कि हमारे परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क में। द एक्सटेंशन ऑफ फाइल इज़ .obj। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ाइल है जो मैंने सोर्स प्रोग्राम की लिखी है, सपोज कैलकुलेटर, ठीक है, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होगी, कैलकुलेटर डॉट सी, यानी कि सी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, सोर्स कोड में लिखा गया प्रोग्राम। तो जब वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा तो उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो क्या होगी, कैलकुलेटर डॉट obj। और डॉट obj फाइल यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल हमें कब मिलेगी, जब हमारी कंपाइलिंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगा हाई लेवल से लो लेवल में। आफ्टर द कंपाइलिंग प्रोसेस हमारे पास लिंकिंग का स्टेप आता है। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय लिंकिंग अ प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड लिंकिंग। अब आपको पता है कि सबसे पहले जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम कुछ लाइब्रेरी फाइल्स यानी कि हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब लिंकिंग बेसिकली क्या करते हैं, लिंकिंग कंपाइलिंग के दौरान ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है, ये हमें नहीं करनी पड़ती, बल्कि कंपाइलिंग के फेज़ के अंदर ही लिंकिंग का स्टेप भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो चुका होता है। और लिंकिंग बेसिकली क्या करती है कि वो फाइल जो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से इंक्लूड करवाते हैं, लाइक stdio.h या conio.h, ये उनको लिंक कर देती है, न्यू जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है ना उसके साथ लिंक कर देती है, कंबाइन कर देती है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकिंग। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर। अब लिंकिंग का प्रोसेस जो है वो लिंकर करता है। लिंकर हमें कंपाइलर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपाइलर। The linker combines object program produced by compiler and library functions. It produces and saves a final machine language file. This file is called executable file. The extension of executable file is .exe। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसी फाइल जिन पे जस्ट आप क्लिक करें तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर जाए, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो किस प्रोसेस में हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी, लिंकिंग के प्रोसेस के बाद हमें जो फाइल मिलेगी वो कौन सी फाइल होगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। कंपाइलिंग में हमें क्या मिलती है, ऑब्जेक्ट फाइल, और लिंकिंग के स्टेप में हमें क्या मिलती है, .exe फाइल, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल। व्हाट इज़ मेंट बाय एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम एट द लास्ट, जब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है तो उसके ऊपर अगर उसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ यानी उसको रन करूँ तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूशन, कि ये फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, रन कर चुकी है। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। After linking, C program can be executed. A program loader is used to transfer executable file from the secondary storage to main memory. अब हमारी फाइल जब एग्जीक्यूट कैसे होगी, एक हमारे पास बिल्ट इन हमारे पास बिल्ट इन प्रोग्राम है लोडर। जैसे लिंकर है वैसे लोडर है। लिंकर लिंक करता है तो लोडर क्या करता है, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करेगा, किसके अंदर, हार्ड से उठा के मेमोरी के अंदर लोड करेगा, यानी कि रैम में, ठीक है। और फिर वो प्रोग्राम जब मेमोरी में आएगा तो वो हमारे सामने एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाएगा। जिस तरह आपको गेम प्ले कर रहे हैं तो वो मेमोरी में यानी कि वो हार्ड से मेमोरी में लोड होके आती है, इसी तरह हमारा प्रोग्राम भी, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी मेमोरी में लोड होके आएगी, कहाँ से, सेकेंडरी स्टोरेज से। द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय सिलेक्टिंग रन फ्रॉम द रन मेन्यू बार ऑफ टर्बो सी ID और प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9 कीज़ फ्रॉम कीबोर्ड। तो कंपाइल यानी कि एग्जीक्यूट की शॉर्टकट की क्या है, एग्जीक्यूट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9 है। तो अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, वी हैव द C, C++, C हैश, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल, जावा। सो कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल जो है वो काफ़ी ओल्ड लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, लेकिन आजकल जो यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस है उनमें C है, C++, C#, जावा और पाइथन और बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है हमारे पास। व्हाट इज़ टर्बो C++, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो कि एक एडिटर है जहाँ पे आप अपनी कोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस एडिटर के अंदर आप C और C++ के प्रोग्राम्स को जो है वो क्या कर सकते हैं,
राइट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टीसी एडिटर। तो इसके अंदर वो सारे के सारे काम यानी कि प्रोग्राम क्रिएट करना, एडिट करना, सेव करना, कंपाइल करना, लिंक करना, एग्जीक्यूट करना, वो सारे का सारा जो हमें फीचर्स हैं वो सारे वो हमें टर्बो C++ में अवेलेबल है। सो IDEs को यूज़ करके हमारी प्रोग्रामिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है जहाँ पे हम इजीली सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम? तो यहाँ पे वही स्टेप्स जो ऑलरेडी हमने इन डिटेल डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम उसको क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, उसको सेव करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, उसको लिंक करेंगे एंड एट द एंड हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमारा एक कंप्लीट ये मेथड है एक सी प्रोग्राम को राइट करने का। देन वी हैव व्हाट आर द हेडर फाइल। तो जब मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया उस टाइम मैंने हेडर फाइल्स भी आपके साथ डिस्कस किया कि हेडर फाइल क्या है। बेसिकली कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनके कुछ यूनिक नाम्स होते हैं और इन प्रोग्राम्स को हम बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शंस का नाम देते हैं और इनका मकसद होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। So we can use these library function in our C language program. These functions are divided into groups according to their functionality. अब for example stdio.h की जो फाइल है वो आउटपुट के लिए यूज़ होती है। conio.h conio.h की फ़ाइल जो है वो हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। math.h भी एक हमारे पास हेडर फाइल है, उसको मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम की तमाम फाइल्स जिनके बिल्ट इन फंक्शंस हैं पहले से बने बनाए यानी कि लैंग्वेज क्रिएटर ने हमें प्रोवाइड किए, वो हमारे पास हेडर फाइल्स है। और हेडर फाइल्स को इंक्लूड कैसे करते हैं, इंक्लूड के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को शामिल करते हैं। अगर हेडर फाइल नहीं शामिल करेंगे तो आपके इनपुट आउटपुट के फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द सी स्टेटमेंट? सो आपको पता है कि मेन फंक्शन के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स राइट करते हैं जिनको हम सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं उनको हम नाम देते हैं कि ये सी की स्टेटमेंट है। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, ये असल में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमने लिखनी है। ये है हमारा असल प्रोग्राम जिसके थ्रू हमने कोई भी काम परफॉर्म करवाना है। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग हमें डिफरेंट किस्म के एरर्स को फेस करना पड़ता है। उसमें जो एक एरर है दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा व्हाट इज़ बग, कि एरर क्या होता है और उसको रिमूव कैसे करते हैं। लेकिन एरर्स की टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस्म के एरर्स हमें फेस करना पड़ सकते हैं, उसमें हमारे पास नंबर 1 पे है सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स मीन कि हमने कोई प्रोग्राम के रूल की वायलेशन की है, दैट्स वाई जो सिंटैक्स एरर रकर हुआ है। सपोज़ कि मैंने जो है वो कोई ऐसी कमांड लिख दी, उसके स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सो वहाँ पे जो एरर रहेगा दैट इज़ सिंटैक्स एरर। सो द रूल फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन है। व्हाट इज़ सिंटैक्स, आपसे अगर पूछिए कि व्हाट इज़ द सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन किसी भी लैंग्वेज को लिखने के रूल्स हैं। एंड जब उन रूल्स की वायलेशन की जाएगी, उन रूल्स को प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं किया जाएगा, तो जो एरर्स आएंगे उनको सिंटैक्स एरर्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगर हमारा प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स नहीं है तो हमें सिंटैक्स एरर्स को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा जब तक हम सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं करेंगे। और सिंटैक्स एरर जब आते हैं तो कंपाइलर हमें इवन ये भी बता देता है कि इस लाइन में ये एरर है, इसको रिजोल्व करें। तो हमारे लिए सिंटैक्स एरर को रिमूव करना आसान है। What are the logical errors? The most difficult error to locate is the logical error, ठीक है। These errors occur due to the wrong programmer logic is called logical error. These errors occur due to the wrong logic of program. अब logical errors क्या है? Syntax error तो चले हमारी मिस्टेक्स थी स्पेलिंग की जो कि हमें बता दी गई, या कहीं पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया तो हमें पता लग गया, या कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगाई तो हमें पता लग गया। लेकिन लॉजिकल एरर क्या है? सपोज़ हमने कहीं पे लिखना था 2+3, लेकिन बाय मिस्टेक मैं वहाँ पे कर दिया 2 × 3, मतलब बाय माय ओन मिस्टेक प्लस की जगह मैं मल्टीप्लाई कर गया, मुझे आंसर तो मिलेगा लेकिन वो आंसर मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इस तरह की जो एरर्स है ना, जो कि कंपाइलर भी फाइंड नहीं कर सकता, जो कि आपकी अपनी ही गलती की वजह से अकर हुए हैं, उसको हम बोलेंगे लॉजिकल एरर, ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी माइंड लॉजिक की वजह से ये गलती हुई है। कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स। अ प्रोग्राम हैविंग लॉजिकल एरर्स गिव रॉन्ग रिजल्ट्स ऑन एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट भी देगा बट दैट रिजल्ट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो आप बोलोगे कि अच्छा यार मेरे से कोई फॉर्मूला मिस्टेक हो गई है, मैं लिखने में कोई गलती कर गया हूँ, मेरी लॉजिक गलत है, तो वो एरर हमें खुद ही फाइंड करना पड़ता है। दैट्स वाई ये एरर सबसे मुश्किल है फाइंड करने में, डिफ़िकल्ट एरर, मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर टू फाइंड। अगर आपके पास 500 लाइन ऑफ कोड है और वहाँ पे आप कोई लॉजिकल एरर की मिस्टेक कर गई तो आपके लिए उस एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपाइलर वहाँ पे आपको इस एरर के बारे में आगाह नहीं करेगा,
ठीक है। द प्रोग्रामर शुड एग्जामिन द होल प्रोग्राम टू फाइंड लॉजिकल एरर्स, हमें खुद ही इन एरर्स को फाइंड करके तो हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना पड़ता है। लॉजिकल एरर्स को प्रोग्रामर खुद ही आइडेंटिफाई करेगा। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एरर इज़ द रन टाइम एरर। एंड व्हाट इज़ रन टाइम एरर? के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, लेकिन ड्यूरिंग द रन टाइम एक चलते हुए प्रोग्राम को आपने गलत इनपुट दे दी या कोई ऐसा फंक्शन उससे परफॉर्म करवाया जो वो करने के काबिल नहीं है, तो उस टाइम वो जो पॉपअप मैसेज आपको देगा ना, वो रन टाइम एरर होगा कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। लाइक दीज एरर्स अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड रन टाइम एरर। व्हेन रन टाइम एरर अकर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टॉप्स एंड कंप्यूटर शोज एन एरर मैसेज। दीज एरर्स अकर व्हेन प्रोग्राम वांट्स टू परफॉर्म सच टास्क दैट कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। यानी हमने अपने प्रोग्राम में एक चीज़ लिखी नहीं है और वो चीज़ हम अपने कंप्यूटर से करवा रहे हैं, अपने प्रोग्राम से करवा रहे हैं, तो वो कौन सा एरर होगा? रन टाइम एरर। कि ड्यूरिंग रनिंग, प्रोग्राम की रनिंग के दौरान हमने ऐसी इनपुट दे दी कि जो कि वो प्रोसेस कर ही नहीं सकता, तो उस टाइम वो जो एरर आएगा दैट इज़ रन टाइम एरर। फॉर एग्जांपल, अब दो नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं, तो अगर आप फर्स्ट नंबर 5 लिख दें और उसको डिवाइड कर दें 0 से, सो द आंसर विल बी अ रन टाइम एरर। कि कोई आंसर ही नहीं है उसका, वो तो रन टाइम एरर है। ठीक है ना। सो इस तरह के एरर्स को रन टाइम एरर का नाम देंगे। एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज क्या है? यानी 4 एडवांटेजेस में अब पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे भी कि एडवांटेजेस में इजी टू लर्न है, इजी एरर डिटेक्शन है, मशीन इंडिपेंडेंस है। इजी एरर डिटेक्शन, हम एरर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं थ्रू कंपाइलर। इजी टू लर्न क्यों है? क्योंकि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। मशीन इंडिपेंडेंस क्यों है? क्योंकि आप इस लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंस कहते हैं कि अगर एक प्रोग्राम मैं अपने कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ और कल को मैं इसको किसी और कंप्यूटर पे भी चलाऊंगा तो वो इजीली वहाँ पे भी एग्जीक्यूट करेगा। स्टैंडर्ड सिंटेक्स का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एक सिंटेक्स है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स। ठीक है ना। एंड शॉर्टर प्रोग्राम्स, यानी कि अगर कोई मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कोई 20 लाइन का है, तो वही प्रोग्राम अगर मैं लिखूंगा हाई लेवल लैंग्वेज में तो मे बी वो 5 से 10 लाइन का प्रोग्राम हो। सो शॉर्टर प्रोग्राम, दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सी लैंग्वेज। एंड क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ मेंट बाय मशीन इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे लिखा है प्रोग्राम तो मैं इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लाइक HP कंप्यूटर के ऊपर अगर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो कल को इसको सैमसंग वाले पे चलाऊँगा या डेल पे चलाऊँगा तो वहाँ पे भी मेरा सी का प्रोग्राम ईजिली एग्जीक्यूट कर देगा। हालांकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी हैं वो सारी की सारी मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, इट कैन रन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। ये तमाम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 8 के बेटा जो मैंने आपसे डिस्कस किए यहाँ पे। तो होप्स हो कि आपको ये तमाम जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ लग गए होंगे। क्वेश्चन इंशाल्लाह किसी भी किस्म की अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो उसको कमेंट में करें ताकि मैं उसका आंसर आपको करूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।